आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। संयुक्त व्यंजनों की संख्या, ये डायग्राम में भी लिखवाए हैं, अब पॉइंट वाइज लिखवा दे रहा हूँ इसको, ये तुम लोग का आसानी रहेगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। स्पर्श 27 टोटल होती है, ऐसे 25 होता है, 2 और होता है उसमें, जो मैं उसको डायग्राम बनवा के लिखवाया था। क्या होता है ना कि स्पर्श व्यंजन के साथ 2 संख्या और जुड़ जाती है, जैसे हड़ा और ढा। हड़ा के नीचे जो सड़क वाला जो वही होता है ना, उसको भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसे वो उचित व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन उसको भी सस्पर्श व्यंजन, क्योंकि वो भी स्पर्श होता है, क्योंकि क ख ग अंग जो होते हैं, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, उसी के अंतर तो आता है वो, इसीलिए वो भी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और टोटल पूछे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 27 होगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है क्या? ठीक, ठीक है, गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। लिखे, आगे लिखे। आगे लिखे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जब पूछेगा, स्वरों की संख्या, तो 11 होगा, 11 होता है स्वर की संख्या। ठीक है, अगर वही पूछ देगा कि बताओ कि टोटल स्वरों की संख्या, टोटल यानी कुल स्वरों की संख्या पूछेगा, तो आपको 13 बताना होगा। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, हमने परीक्षा दी है तो उसमें पूछा था। जब आपसे पूछेगा कि स्वरों की संख्या बताओ, तो अंग और अ जो होता है उसको छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अंग और अ को, अंग और अ अनुसार विसर्ग जो होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। जब पूछेगा, देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि स्वरों की संख्या कितनी है। अगर मान लो कि ऑप्शन में 13 दे दिया है और 11 दिया है, 13 और 11 दोनों दिया है, तो आप लोग क्या करेंगे? आंसर किस पे मारेंगे? 13 वाला पे सही मारेंगे। ठीक है ना। अगर 13 ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन में अगर मान लो कि 13 नहीं दिया है, सिर्फ 11 दिया है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा? 11 होगा। ठीक है ना। फिर सिर्फ 11, देखो 13 अगर दिया है तो समझो कि 13 होगा, 11 नहीं होगा। ठीक है, और 13 नहीं दिया है तो 11 होगा, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, फिर लिखें। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखवाया है, क्या लिखवाया हूँ मुझे तो भूल गया। संयुक्त व्यंजनों की संख्या लिखवाया हूँ, स्वरों की संख्या लिखवाया हूँ, 13 और 11 दोनों कर लेना तुम लोग। ठीक है, 13 और 11, 13 कब होता है? जब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। या ऐसे कोई पूछेगा बताओ कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, आप बताएंगे 13 होता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होता है। दो जो संख्या बढ़ती है वो अयोगवाह वर्ण जो होता है, अयोगवाह वर्ण जो होता है, अनुसार और विसर्ग जो होते हैं, अंग और अ, अंग से अंगूर और अ मैंने पूछना, ऐसे पढ़ेंगे ना हम लोग बचपन में। तो अंग और अ जो होता है वो अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत आता है, जो कि स्वर ही होता है, वो व्यंजन नहीं होता है। फिर लिखें। टोटल तालव्य, ऐसे देखिए, कुल तालव्य व्यंजनों की संख्या, तालव्य जो मतलब तालु से बोली जाती है, कुल तालव्य व्यंजनों की संख्या, तालव्य व्यंजनों की संख्या 7 होता है, 7 होता है, 7 होता है। ऐसे लिख लें आप लोग, च वर्ग, फिर कॉमा करके तलाबी स और य, तलाबी स और य। च वर्ग में 5 संख्या आ जाएंगी, च छ ज झ य, ये हमारा तालव्य जो होता है, उच्चारण स्थान तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखो व्यंजन और स्वर को जो है उच्चारण के स्थान पर भी उसको बांटा गया। ठीक है ना, वर्गीकरण किया गया है। उच्चारण स्थान मतलब कि जब हम बोलते हैं ना, उसका कहाँ से निकलता है आवाज़, तो उसको उच्चारण स्थान बोला जाता है। तो उस आधार पर भी व्यंजन और स्वरों को बांटा गया है। जहाँ जिसका उच्चारण स्थान तालव्य है वह तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आएगा, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है वह मुख से बोलने वाला होगा, जिसका उच्चारण स्थान दंत से है तो दंत व्यंजन होगा, या दंत उसको बोलेंगे कौन सा व्यंजन? दंतव्य व्यंजन, ऐसे होगा ना, दंत व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, दंत व्यंजन हो गया, दंत स्वर हो गया, ये अलग अलग प्रकार के उच्चारण के स्थान पर भी इसको वर्गीकरण किया गया है। ठीक, तो आप लोग क्या लिखे हैं? च वर्ग प्लस च वर्ग दंती स और
क्या तलाबिस है ना, तलाबिस और ये क्या आते हैं, टोटल संख्या कितनी हो जाती है 5 प्लस 2 7 हो जाती है हमारे तालव्य व्यंजन की संख्या। ठीक है, ऐसे ही लिखिए मूर्धन्य व्यंजनों की संख्या, मूर्धन्य व्यंजन की संख्या। ये मैं डायग्राम में लिखवाया हूँ, लेकिन आप लोग को अलग से इसलिए पॉइंट वाइज लिखवा ले रहे हैं कि आसानी होगी तो याद करने में आप लोगों को। ठीक है, डायग्राम भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन इससे क्या होगा कि आप लोग को याद करने में आसानी होगी। जो नहीं किया है उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा लाभ होगा। मूर्धन्य व्यंजन में लिख लें आप लोग, मूर्धन्य व्यंजन में ट वर्ग ट वर्ग ट वर्ग ट वर्ग लिख लेंगे तो आप लोग समझ में आ रही ना। ट वर्ग लिखने का मतलब समझ में आ जाए कि नहीं, क्या अलग अलग लिखवाना पड़ेगा? किसी को कोई दिक्कत है? अगर ट वर्ग बोल दिया गया तो आप लोग इतना समझेंगे कि ट में अड़ा यानी 5 संख्या उसकी आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ट वर्ग बोलेगा, त वर्ग बोलेगा, प वर्ग बोलेगा, ऐसे शॉर्ट में याद करने का दिमाग में आना चाहिए आप लोगों को। ट वर्ग लिखे, फिर कॉमा लिखे, कॉमा लिखे, कॉमा लिखे लिखे मूर्धनी स, मूर्धनी स, फिर कॉमा लिखे लिखे ढ, जो पढ़ने में यूज किया जाता है, पढ़ना ढ लिखते हैं ना, ढकना ढ के नीचे बिंदु लगा करके उसको लिख लें। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 5 2 7 इसकी भी संख्या हो गई, 5 और 2 7 इसकी भी संख्या हो गई। ठीक, ये लिखिए दंत व्यंजन की संख्या, दंत व्यंजन की संख्या 5 होती है सिर्फ। त वर्ग लिख लेंगे, दंत व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या 5 है। कौन कौन? यानी त वर्ग लिख लेंगे तो त थ द ध न, ये हमारा दंत व्यंजन में आ जाएगा। ओष्ठ व्यंजन में, ओष्ठ व्यंजन में, ओष्ठ व्यंजन में इसमें भी 5 संख्या होती है, लेकिन एक संख्या बढ़ जाता है, विदेशी एक होता है जो कि फारसी उर्सी में यूज किया जाता है। फ के पहले एक नीचे से बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, फ, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, यूज करते हैं इसी के अंतर्गत। हो गया। ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत संख्या लिखने कितनी हो गई? 5 ओ और 1 6। तो ऐसे 5 लिखो, समय ठीक रहेगा, 5 उसका ज़्यादा यूज नहीं है पढ़ने का। तो आप लोग लिखें ओष्ठ व्यंजन में प वर्ग पूरा लिख लें। फिर लिखे दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ मतलब जहाँ दंत और ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ यानी दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होता है, दंतोष्ठ बोलते हैं उसको। तो दंतोष्ठ में क्या आएगा? दंतोष्ठ में क्या आएगा? दंतोष्ठ व्यंजन में व का जब व बोलेंगे आप लोग, तो दांत का भी प्रयोग होता है और ओठ का भी प्रयोग होता है, इसीलिए दंतोष्ठ बोला जाता है। ठीक है, एक लिखेंगे स्वर यंत्रीय व्यंजन। स्वर, स्वर लिख लें, स्वर यंत्रीय, यंत्रीय व्यंजन, स्वर यंत्रीय व्यंजन, स्वर यंत्रीय व्यंजन, स्वर यंत्रीय व्यंजन। इसमें आता है ह, सिर्फ ह आता है, सिर्फ ह आता है इसके अंतर्गत। ठीक, यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई ना? समझ में आया ना? कोष्टक कितने प्रकार के बता दिए? पहला अल्प विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा पूर्ण विराम, चौथा प्रश्न चिन्ह, फिर आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, और मैं 7वां लिखा हूँ निर्देशक चिन्ह, और 8वां हमारा कोष्टक। कोष्टक को 3 प्रकार से बताया गया है, छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। सबका एक अलग अलग महत्व होता है। ठीक है, फिर 8वां लिखें अवतरण चिन्ह, अवतरण, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह जो होता है, जैसे हम कॉमा लगाते हैं नीचे ना, जैसे हम कॉमा नीचे लगाते हैं, वैसे ही क्या होता है कि ऊपर कॉमा जैसा ही लगता है, दो कॉमा जैसा लगता है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ शेयर होने लगा तो मैं शेयर कर दूंगा। 2 कॉमा लगता है उसका, देख रहा हूँ, करने लायक होगा तो करेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ करने का। पहले लिख लो, उसके बाद है अपूर्ण विराम। ठीक है, इसको उप विराम भी बोलते हैं, अपूर्ण भी बोलते हैं। अपूर्ण लिख लो और ब्रैकेट में उप विराम भी लिख लो। अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम को, अपूर्ण विराम को 2, जैसे हम लोग अह में लगाते हैं ना, वैसे ही अपूर्ण विराम होता है। 11 नंबर लिखो विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में क्या होता है कि 2 बिंदी होता है और बीच में एक डैश का चिन्ह जैसा होता है, दोनों बिंदी के बीच में।
12 नंबर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह मैं शेयर कर दिया हूँ, दिख जाएगा तो बताना तुम लोग। 13 नंबर लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ये जीरो जैसा होता है, ठीक है। लाघव चिन्ह के बाद आप लोग लिखिए 14 नंबर लिखते जाओ, मैंने शेयर हो जाएगा, मैं यहाँ से कर दिया हूँ। 14 नंबर पाद चिन्ह। ये छोटा सा होता है, जिसे डैश होता है ना उसी प्रकार का होता है, लेकिन छोटा सा होता है, इसको पाद चिन्ह बोलते हैं। किसको? पाद चिन्ह को कौन सा चिन्ह बोलते हैं? योजक हो सकता है, लिख लो योजक। हो गया? लाइट क्यों कट जा रहा है? इसके बाद लिखेंगे लोप चिन्ह। बिल्कुल शेयर कर रहे हैं। किसे कहते हैं? वह ध्वनि, देखो, वह ध्वनि या ध्वनि समूह, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस में होता है या एक प्रयत्न में होता है, उसे हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, शब्द किसे कहते हैं? समझ में आया कि नहीं आप लोगों को अक्षर वाला बात? अच्छा बताओ, कोई अक्षर बोलने के लिए क्या हमको समय लेना पड़ता है क्या? हाँ, अक्षर बोलने के लिए समय लेना पड़ता है, या कोई दो सांस में कोई बोलेगा अक्षर है? इसीलिए परिभाषा उसका लिखा है कि जिसको बोलने में या जिसका उच्चारण करने में हमको एक सांस या एक प्रयत्न में ही हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। ठीक। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द क्या लिखें? एक या अधिक वर्णों से, ठीक है ना, ध्यान देंगे यहाँ पर, एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वो शब्द कहते हैं। ठीक, शब्द भी समझ में आ गया आप लोगों को कि जब कोई भी शब्द हम बोलते हैं, जैसे आम मैंने बोला, तो आम क्या है? स्वर का भी उसमें मेल है और व्यंजन का भी मेल है, यानी दो वर्ण का मेल हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो गया? शब्द हो गया। अक्षर क्या होता है कि सिर्फ एक ही वर्ण का प्रयोग होता है उसमें, ठीक है। दो वर्ण का प्रयोग कर देंगे तो वो अक्षर नहीं होगा, वो शब्द बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? अक्षर से अक्षर, दो अक्षर मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। ठीक है। देखो, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? देखो, जो शब्द एक विशेष अर्थ या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं। अभी समझाऊंगा। मूल रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं।
क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। इतना ये पहले डेफिनेशन हो गया, ठीक है। इसको समझेंगे आप लोग क्या कह रहा है। रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है कि हम जब शब्द प्रयोग करते हैं उससे हमको एक दिमाग में आ जाएगा, शब्द से ही समझ में आ जाएगी कि यह कैसा होता है, क्या उसकी आकार होती है। जैसे कुर्सी बोल दिया शब्द में, ठीक है ना, तो कुर्सी से आपको क्या दिमाग में आएगा कि 4 पैर वाला होता है, ठीक है ना, दिमाग में आएगा ना कुर्सी से। अगर कुर्सी हम देखें तो क्या होता है कि वो शब्द से ही उसके कार्य या व्यवहार का पता लग जाता है, ठीक है ना, शब्द से। जैसे फूल का प्रयोग कर देंगे, क्या आएगा, फूल से हमको ये समझ में आएगा कि यह क्या है, कैसा होता है। फूल शब्द से ही प्रयोग, मतलब जो शब्द यूज करें उसी से हमको उसका व्यवहार समझ में आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन सभी शब्द रूढ़ शब्द नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। सभी शब्द जो है रूढ़ शब्द नहीं होता है, लेकिन सभी रूढ़ शब्द क्या होता है, शब्द के डिफिनेशन में आएगा। ओके, हाँ, अभी और क्लियर करूंगा, अभी घबराओ नहीं, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं। देखो क्या होता है रूढ़ शब्द, अभी आगे लिखो एक यौगिक शब्द होता है, तब पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो अलग लिखो, यौगिक शब्द किसे कहते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन वाइज लिखवा दे रहे हैं ना, तो पूरा एकदम दिमाग में टोटल बैठ जाएगी। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हो, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर बात समझें आप लोग। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूढ़ शब्द पढ़े थे, ठीक है ना। उससे पहले क्या पढ़े थे, शब्द पढ़े थे सिर्फ। शब्द के अगर एक तरह से कहें तो ये प्रकार हो सकता है, ठीक है, कह सकते हैं ना कि शब्द को जो है इस भाग में बांटा गया। तो जैसे हमने रूढ़ शब्द पढ़ा, तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जो कि सिर्फ एक शब्द, एक वर्ड से जो है उसका व्यवहार का पता चल जाता है। कुर्सी बोले, कलम बोले, कोई भी वर्ड बोले, तो हमको उसके व्यवहार के बारे में पता चल गया, ठीक है, इसको तो हम रूढ़ शब्द बोल देते हैं। यौगिक शब्द क्या होता है भाई, तो 2 शब्दों का मेल होता है उसमें। जैसे में यौगिक शब्द लिख लिया आप लोग, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आप लोग लिख ले, जैसे लिखें हिम प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, प्रधानमंत्री। अब हम लोग क्या है, संधि विच्छेद की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हमको इतना समझ में आ रहा है कि संधि का विच्छेद करते हैं, वो भी अब इसी आधार पर हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है ना। कई शब्दों को मिलकर के क्या बनता है, हमारा यौगिक शब्द बनता है। जैसे हिम से क्या होगा, बर्फ होता है, हिम का एक अलग अर्थ हो गया, आलय का अलग अर्थ हो गया, ठीक है ना। हिम का अलग शब्द हो गया, अर्थ हो गया उस शब्द से, और आलय का अलग हो गया, दोनों मिलकर के क्या बन गया, हिमालय बन गया। विद्या अलग शब्द हो गया, प्लस आलय अलग चीज हो गया, तो विद्या और आलय दोनों मिल गए तो विद्यालय हो गया। वैसे प्रधान अलग होता है, मंत्री अलग होता है, मंत्रियों का प्रधानमंत्री कहलाएगा। ये हमारा यौगिक शब्द के उदाहरण है। यौगिक शब्द समझ में आ गई आप लोग को, ठीक। फिर लिखेंगे योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो योग रूढ़ जब शब्द आप लोग पढ़ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे क्लियर हो रहा है, लिखो जो शब्द 2 शब्दों के मेल से तो बनते हैं, जो शब्द 2 शब्दों के मेल से तो बनते हैं, परंतु किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध कराते हैं या निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखो डेफिनेशन आप लोग समझेंगे क्या कह रहा है। डेफिनेशन इसका कह रहा है, परिभाषा इसका कह रहा है कि परिभाषा लगभग किसके जैसा है, यौगिक शब्द के जैसा है। यौगिक शब्द मतलब क्या, 2 शब्दों का मेल से तो बन रहा है, लेकिन हम लोग जब यौगिक पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे कि यौगिक शब्द क्या है, 2 शब्दों का तो मेल बन रहा है उसमें भी, और योग रूढ़ में भी बन रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि उसमें दोनों जो शब्द अलग अलग हैं उसका अर्थ अलग हो रहा है। हिम का अलग हो गया, आलय का अलग हो गया, ठीक है ना। जब अलग कर रहे हैं तो कुछ अलग अर्थ निकल रहा है, लेकिन जुड़ जा रहा है तो कुछ अलग अर्थ निकल रहा है कि नहीं।
ऐसे हिम पढ़ा है, हिम का अलग अर्थ होता है, आलय का अर्थ अलग होता है। अब प्लस हिमालय कर दिए तो अलग अर्थ हो गया उसका, हो गया कि नहीं अलग अर्थ। ऐसे ही प्रधान का कुछ अलग अर्थ होगा, प्रधान शब्द का, मंत्री शब्द का कुछ अलग अर्थ होगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री कर देंगे तो उसका भाव कुछ अलग हो गया या उसका व्यवहार कुछ अलग हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही थी ना आप लोग को। अब योग रूढ़ में क्या कर रहा है तो उसका डेफिनेशन सेम उसी के जैसा, दो शब्दों का मेल से बनता है, लेकिन परंतु कह रहा है कि परंतु वह अन्य विशेष का बोध कराता है। जैसे आप लोग लिखेंगे कि चारपाई, चारपाई, चारपाई। अब यहां समझेंगे कि चारपाई से हम लोग, चारपाई का मतलब क्या है कि चार पांव वाला कोई भी चीज रहे तो चारपाई कहलाएगा। बोलो जल्दी बताएं आप लोग, नहीं कहलाएगा ना। तो यही मेन यही समझने वाली बात है, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर। चारपाई का मतलब क्या हुआ, चार पैर वाला हुआ ना, चार पैर वाला हम कह सकते हैं ना ऐसे, जिसका चार पैर हो। हाँ, लेकिन चारपाई जो शब्द यूज किया जाता है वो किसी विशेष शब्द के लिए विशेष अर्थ उसका निकलता है। क्या निकलता है, चारपाई मतलब खाट। हम लोग चारपाई का प्रयोग उसी के लिए करते हैं, किसके लिए, खाट के लिए करते हैं। ना कि मान लो कि गाय का भी तो चार पैर होता है, जानवर का भी तो चार पैर होता है, तो हम किसी जानवर का तो नाम नहीं ले सकते। यहाँ पे जो शब्द निकल रहा है उसका अर्थ जो होगा एक विशेष के लिए अर्थ होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को। जो योग रूढ़ शब्द होता है वह किसी विशेष का बोध कराता है। जैसे चारपाई हो गया, यानी चार पैर वाला तो है, तो हम चारपाई शब्द जो अर्थ होता है उसका खाट होता है, न कि गाय होता है, न कि कुर्सी होता है। ठीक है ना, यही योग रूढ़ में अंतर है। यानी जिसमें योग भी है और रूढ़ भी है, यानी यौगिक भी है और रूढ़ भी है, दोनों प्रयोग हो गया। जैसे हम रूढ़ में क्या पढ़े थे, रूढ़ में भी यही शब्द आ रहा था वहाँ पे कि एक शब्द से विशेष अर्थ निकल रहा है। जैसे हम बताया ना फूल, तो फूल मतलब दिमाग में हमारा फूल मतलब कोई भी फूल हमको दिमाग में समझ में आ जाएगी। जैसे एक और उदाहरण बताया था, उसमें क्या बताया था, कुर्सी बताया था। कुर्सी से हमको क्या दिमाग में आया कि चार पैर वाला कोई सामान है, वस्तु है। तो अब आप लोग को इतना समझ में आ गया, योग रूढ़ भी समझ में आ गया, योग रूढ़ भी समझ में आ गया आप लोग को। एक चीज और इसमें पढ़ लो, समास रूढ़ शब्द, एक और लास्ट रूढ़ शब्द ये पढ़ लो। अभी और पढ़ना है इसमें, अभी शब्द बहुत पढ़ना है, सब शब्द पढ़ लो तुम लोग बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो हम चलो 10 बज गया, ठीक है बाबू, एक काम कर रहे हैं, योग रूढ़ लास्ट हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखो क्या क्या पढ़ेंगे, समास रूढ़ शब्द पढ़ेंगे, तत्सम रूढ़ शब्द, तत्सम शब्द पढ़ेंगे, तद्भव शब्द पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आगत विदेशी शब्द पढ़ेंगे, फिर देशी शब्द पढ़ेंगे और संकर शब्द पढ़ेंगे। हम इतना शब्द जब पढ़ लेंगे तो हमको लगभग बहुत चीज दिमाग में हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत चीज